प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज आपके काव्य खंड का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, जिस चैप्टर का नाम होगा उषा, जिसके लेखक होंगे शमशेर सिंह बहादुर। बहुत छोटी सी और बहुत इम्पोर्टेंस कर लीजिए सब्जेक्टिव की या लघु तरह की दृष्टि से क्वेश्चन चैप्टर आपके लिए, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर के लिए ज़्यादा आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी से एक दो आते रहता है, आर्ट्स और साइंस दोनों स्ट्रीम में। और मेरे लेक्चर दोनों छात्रों के लिए होता है, कंबाइन लेक्चर है। जब भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, बुक तो सेम है दोनों का, लेकिन मैं दोनों के भी क्वेश्चन बैंक भी कवर किया हूँ और ये पाया हूँ कि बहुत 99% क्वेश्चन जो है दोनों में आते हैं। कभी इस साल साइंस में आया तो वही क्वेश्चन कभी ना कभी आर्ट्स में आ चुका होता है, या क्वेश्चन जो आर्ट्स में साइंस में आया था वो क्वेश्चन आर्ट्स में आने वाला होता है। तो आप क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश अगर दोनों का मिला के पढ़ लेते हैं तो दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा होता है। मैं बाकी विषय की बात कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के पढ़ रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं आपके उस चैप्टर के। पहले तो हम इनके बार जीवनी पढ़ लेंगे और जो भी इनसे क्वेश्चन जीवनी से बनता हुआ दिखेगा उसको हम लोग मार्क आउट भी करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आपको जब रिवीजन करेंगे आप लोग तो आपके लिए आसान होगा। और रिवीजन में बच्चा जी आप करना शुरू कर दीजिए, अब उतना वक्त नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे अच्छे हैं जिन्होंने नोट्स कवर कर लिए हुए हैं, तो जिन्होंने नोट्स कवर कर लिया है उनको अब क्या करना है कि अपना अब रिवीजन शुरू कर दीजिए। शुरू से कीजिए, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, सबके रिवीजन कर दीजिए, ताकि आपका सेंटअप एग्ज़ाम आने वाला है इस मंथ के लास्ट तक, यानी या अगले महीना के शुरू शुरू में हो जाएगा, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। ये मेरी पूरी पूरी आपसे मेरी कामना है, मेरी दुआएं, ताकि आप सेंटअप में अच्छा स्कोर करें, ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे स्कोर आ जाए। और बोर्ड्स के करने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आप मूव कर जाइएगा, ताकि आपके लिए ज़रूरी होता है। बच्चे जब कहाँ पर अक्सर बिगड़ने लगते हैं, फालतू हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा 2-3 साल तक, और ज़बरदस्त मेहनत के साथ कीजिएगा। इतना कीजिएगा कि सफलता आप सफल ना हो, इसके लिए कोई गुंजाइश ही न बचे। अपने तरफ से कोई आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। आइए हम शमशेर सिंह बहादुर के बारे में पढ़ते हैं, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ था। निधन इनका 12 मई 1993 में हुआ है। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड है। और माता का नाम प्रभुदेवी है और पिताजी का नाम तारिफ सिंह है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इनके माँ का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है। चलिए, बट मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। एक सेकंड। चलिए, प्रॉपर दिख रहा है। कोई कॉर्नर मुड़ अब आपको दिखता होगा। चलिए, शिक्षा जो इनका हुआ है 1928 में हाई स्कूल किए थे, और 1931 में इन्होंने इंटर किया, और 1933 में इन्होंने बीए किया इलाहाबाद से, और 1938 में इन्होंने एमए किया पूर्वार्ध। अंग्रेजी के आगे पढ़ाई न चल सकी, कोई कारणवश इन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की। लेकिन देखिए, पहले के लोग कितना पढ़ते थे। पारिवारिक जीवन जो होता है, अब आइए इनके पारिवारिक कुछ इनकी फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं। 1929 में धर्मदेवी से विवाह किया। तो कहने का मतलब इनका शादी जो, उनके पत्नी का नाम धर्म देवी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका था। 1933 में पत्नी की मृत्यु होती है। देखिए, 29 में शादी होता है, 4 साल बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर पारिवारिक विहीन हो जाते हैं और अनिश्चित जीवन। फिर उसके बाद इन्होंने शादी नहीं की है 4, और उसके बाद ये ऐसा ही जीवन जिए। वृत्ति रूपाभ कहानी, माया और नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियों के संपादक कार्य से जुड़े रहे। हिंदी उर्दू कोश के संपादन भी किए, और 1981-85 तक प्रेमचंद्र सृजन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष भी रहे। अब चलिए, यात्रा। ये यात्रा क्वेश्चन इस साल भी आया था, बहुत बार आया भी है कि उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में किया था। कृतियाँ, अब कृतियाँ से
क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा हाईलाइट करना भूल गया हूँ एक पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन आया था, चुका भी नहीं मैं, चुका भी नहीं मैं और उदिता, ये 2 क्वेश्चन कृति से आ चुका है। तो जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन बाकी हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरा सप्तक भी आएगा तो याद रखिए इनका है। इन्होंने 32-33 में काम सब कुछ लिखना शुरू कर दिया और पहला 1951 में दूसरा सप्तक रचना की। इनकी पहली रचना कब 1951 में है और दूसरा सप्तक था। कुछ कविताएं 1959 में आई, कुछ और कविताएं 1961 में आई, कुछ भी चुका भी मैं नहीं 1975 में आया और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और 1980 में इतने पास अपने उदिता, 1980 में बात बोलेगी, 1981 में काल तुझसे मैं होर में, काल तुझसे होर है मेरी, ये आया 1982 में। टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश जो गज़ल था। प्रतिनिधि कविताएं स्वर्गीय डॉक्टर नामवर सिंह, सभी कविताएं, डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी फुटकर रूप से प्रकाशित है, मतलब इधर उधर थोड़े बहुत। तो रचनाएं बच्चे जी आपको बहुत कृतियाँ से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। आप कहते हैं सर 1 नंबर के बाबू, 1 नंबर से बूंद भरता है तालाब भरता है, आप 1 नंबर के लिए भी लग जाएंगे, वहीं से आपका फर्स्ट डिवीजन होता है ऑब्जेक्टिव से। अज्ञेय, नागार्जुन आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में उदित हुए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सतत प्रयोगधर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। उन्होंने लिखना 30 के दशक में ही शुरू कर दिया था, यानी 1930 में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, किंतु आजीविका, आवास, पारिवारिक जीवन के अनिश्चित अभाव तथा प्रकाशन को लेकर उदासीनता भरे विशिष्ट स्वभाव के कारण उनकी कविताएं पुस्तकार सदी में उत्तरार्ध में ही अपनी शुरू हुई। शीघ्र ही शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के वशिष्ठ और प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। विशेषता उनके लेखन में कवि और काव्य का स्वभाव एवं आग्रह के कारण निरूपित हुआ। वे कवि और शायर के साथ थे, वे कवि और शायर एक साथ थे। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन ऐसा कवि है जो कवि और शायर दोनों थे, तो वो कहेगा शमशेर बहादुर सिंह। स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा वास्तुवादी यथार्थ और कलावादी रूपवाद, इन सबका ऐसा विलक्षण घोल उन्होंने अपनी सृजनात्मकता में तैयार किया जिसमें इन सब की सीमाएं नहीं। शक्ति सक्रिय और मुखरित हुई हिंदी और उर्दू को तथा इनकी कविता शैलियों और संस्कृतियों को उन्होंने एक माना ही नहीं जाना और अनुभव भी किया। सिर्फ उन्होंने, लेकिन हिंदी और उर्दू की कविता को उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं माना, उसको उन्होंने फील भी किया था, अनुभव भी किया था। कवि के लिए दोनों ही नहीं एक हैं। इसी रूप शमशेर के यहाँ उनकी अभिव्यक्ति भी होती है। भेद और सिर्फ शैली का ऊपर भीतरी एकात्मक एकता अखंड और अछन्न है। उर्दू काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य की विरासत को उन्होंने मिजाज, रंग, स्वर, लय और भंगिमाओं के साथ अपनी खास संवेदना और कल्पनाशीलता के सहारे अपने ढंग से आत्मसात किया। उनके समकालीन जहाँ छायावाद से खुद को बिलगने और अलग थलग विशिष्ट दिखने के प्रति आग्रहशील रहे, वहाँ शमशेर ने एक ही संधान में निराला और पंथ दोनों को साधा। कविता, चित्र, संगीत, नाटक, नृत्य, मूर्ति आदि विविध कलाओं के सृजनात्मक प्रभाव उन्होंने अपनी कविता की ही
श्वेता जमीन और शर्तों पर ग्रहण किया। स्थानीय और सार्वभौम, क्षणिक और सनातन, जटिल और सरल, ठोस और वायवीय, मूर्त, अमूर्त, इंद्रिय और आध्यात्मिक, तमाम तरह के विरोधों को अपने विलक्षण वस्तु विधान कल्पना अनुभूत रंग डुबोकर सजीव संरचना में ढाल देते हैं। उनमें अद्भुत कला, संयम और संक्षिप्त संकेतात्मक, उनकी कविताएं अनिवार्य चुनौती की तरह दीप्तिपाती रहती हैं। ऐसी चुनौती जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो, वे कई पाठों में भी अक्सर निशेष नहीं होती। उनमें कुछ चमकता रहता है जो अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। प्रायः उनके समकालीनों से लेकर अब तक के सभी महत्वपूर्ण आलोचकों और चिंतनशील सर्जकों ने उन पर अवश्य लिखा है, उनकी कविता को समझाने की कोशिश की है। वे कवियों के कवि कहे जाते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कवियों के कवि हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह। क्या कहिएगा? शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ उनकी एक प्रसिद्ध कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, उषा संकलित है, जिनमें उषा मतलब सुबह का जो समय होता है उषा। जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी देखिए 5:21 में वीडियो में तो लगभग पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो सुबह का समय होता है, सूर्योदय से पहले का समय, इसको उषा बोला गया है। यानी 4:30 से लेकर आप सूर्योदय के पहले तक का समय उषा होता है। उसमें क्या क्या उषा का जादू है, क्या उसका चित्र है, उसका चित्रण किया है। यह चित्र प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मनन और संवेदना पर पड़े प्रभाव की उनके विशिष्ट रंग रेखाओं को सारी चित्रण करता है। उषा एक जादू है, उसमें विमुग्ध तल्लीन कवि दृष्टि के साथ साथ बढ़ती है और उसे ऐसे सजग इंद्रिय बोध और मानस में जब जज्ब करती है। कविता का समापन इस जादू से गुजरते बाहर निकलने पर होता है, यानी कविता खत्म होते होते उषा का जादू टूट जाएगा। उषा के साथ साथ क्रमशः चलती रहती यह यात्रा एक संचितकर सौंदर्य यात्रा हो जाती है, एक बहुत सुंदर सी यात्रा है। तो इन पर अरुण कमल कुछ टिप्पणी किए हुए हैं, पढ़ लेते हैं। शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं बनता, उनकी कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती। वे उन नदियों की तरह हैं जो चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करती चली जाती हैं, जिन पर कभी कोई पुल नहीं बनता। क्या बात है। आइए हम पढ़ते हैं एक बार उषा चैप्टर को। बहुत छोटी सी कविता दिखेगी आपको, लेकिन इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहे हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। जैसे मतलब सुबह सुबह कभी देखिएगा, जैसे मतलब इन्होंने कभी शमशेर बहादुर सिंह, जैसे आकाश का रंग इतना स्वच्छ नीला है, शंख के समान है। शंख बच्चा जी जैसे गुलाब हल्का नीला होता है, और शंख की तुलना इसलिए किया गया है, शंख की आवाज़ बच्चा जी जहाँ जाती है तहाँ पर सुंदरता आती है, स्वच्छ माना गया है, उसके आवाज़ को पवित्र माना गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो प्रातः का नभ होता है बहुत पवित्र और नीला होता है। क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव कि प्रातः का नभ कैसा था, तो अब बहुत नीला कहिएगा। बहुत नीला था, लेकिन कैसा? स्वच्छ, बहुत पवित्र। और ऐसा फील हो रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका। चौका मतलब घर के जो आंगन दुआरी, आपकी माँ बहनें हमारे घर में लिपा जाता है, कभी चूल्हा वाला लिपा जाता है, जैसे मतलब चूल्हा है, खाना वाना बना, राख वाला लकड़ी वाला चूल्हा, और जो राख बच गया उस राख से अगर चूल्हा के आसपास लिप दिया गया हो और गीला जैसा हो, अभी लिपा हो और गीला हो, उसके तरह आकाश का नभ पड़ता, सुबह प्रातः का नभ दिख रहा है। शमशेर बहादुर सिंह हमें समझा रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। क्या समझ गए? कैसा बादल है, कैसा नभ है सुबह का? जैसा कि अभी सुबह में लिपी हुई राख से जो चौका है, चूल्हा चौकी होती है, और गीला है, ऐसा नहीं सूख गया हो, सुखाना नहीं, एकदम गीला है, उस तरह प्रातः का नभ दिख रहा है, और शंख के समान पवित्र स्वच्छ और नीला है। अगले पंक्ति में कहते हैं जैसे उषा मतलब चैप्टर में क्या पढ़े आप, पढ़ते में आगे बढ़ते जाएगा। अब देखना थोड़ा सा आगे जाएंगे कभी, जैसे उषा का समय बढ़ते जाएगा, उषा का ज़्यादा टूटेगा लास्ट में। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं देखिए बहुत सुबह कैसा रंग था, नीला और राख से लिपी हुई हल्की कालीमा युक्त जैसी, काला, हल्का काला कह सकते हैं,
राख का रंग कैसा होता है? हल्का मतलब भूरा टाइप का होता है, ऐसा कह सकते हैं। अब कहते हैं कि अगले थोड़ा सा जैसे समय बीता तो क्या होगा, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब उसके बाद थोड़े समय के बाद उषा का जादू जैसे बढ़ता है या उषा का सुंदरता बढ़ता है, तो क्या पता करना होता है, कोई काला काला पत्थर पर लाल केसर किसी ने लगता है कि उसको पीस दिया हो और फिर उसको धुल दिया हो। जैसे मान लो सिलौट होता है, सिलौट, उस पर क्या किया किसी ने, और सिलौट कैसा है, मतलब सिलौट किसको बोल रहे हैं, काला बादल बोल रहे हैं आसमान को, और काले बादल पर अगर हम मान लो कि क्या पीस दिए हैं, लाल केसर को खूब पीसे हैं, लाल केसर पीस के क्या किया गया है, उसके बाद जस्ट थोड़ा उसको धुल दिया गया है, और धुलने के बाद जो थोड़ा हल्का हल्का लालिमा रह गया है, वैसा बादल, वैसा सुबह का प्रातः करना भी दिख रहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने ऐसा हमें समझाया। अब जब आपने देखा कैसे समय बढ़ते जा रहे हैं और उषा का मतलब चित्रण कैसे कर रहे हैं, पहले बताया कि नभ के समान स्वच्छ नीला है और लगता है कि राख जैसे भूरा भूरा राख होता है वैसे लिप दिया है, गीला गीला गीला, जैसे अभी चौका है, चूल्हा चौकी ज़मीन है उसकी तरह परत का नभ दिख रहा है। फिर करें, फिर ये हो गया, और फिर करें कि लाल ऐसा दिख रहा है, हल्का लाल ऐसा दिख रहा है जैसे कि मतलब काले पत्थर पर केसर को पीस कर उसको धुल दिया गया है, थोड़ी थोड़ी लालिमा दिख रही है। या फिर आगे कह रहे हैं कि स्लेट भी कैसा होता है, काला होता है। देखिए उन्होंने देखिए दो चीज़ की, काला पत्थर बोले और स्लेट देखेंगे, ये स्लेट मैं अभी हाथ में लिया हूँ, ये बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए स्लेट है, इस पर मैं क्या करूँ कि लाल चौक से लिख दूँ और फिर इसको मिटा दूँ, फिर भी क्या पूरा साफ़ हो जाएगा? क्या पूरा साफ़ होता है? नहीं, हल्का लालिमा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लाल खड़िया मतलब चौक, लाल चौक से लिखकर और कोई बच्चा उसको मल दिया हो, फिर उसके लालिमा जैसा रह जाती हैं परछाइयाँ, वैसा बादल दिख रहा है। थोड़ी देर बाद सुबह पहले प्रातः हुआ, फिर थोड़ा समय निकला ऐसा, फिर समय देखिए थोड़ा और समय बीता तो फिर कैसा जादू, फिर कैसा उषा का जादू है देखिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जैसे आगे फिर कह रहे हैं कि थोड़ा समय बाद क्या हुआ, लाल तो अच्छा लाल कब दिखता है, हल्का आसमान का रंग जैसे सूर्योदय होने वाला होता है, जैसे सूर्य निकलने वाले होते हैं सूर्य देवता, फिर उसके पहले का जो दृश्य होता है बादल का थोड़े लाल लाल दिखने लगते हैं, जैसे कि लाल केसर जैसा या लाल खड़िया चौक जैसा किसी ने बच्चे ने मल दिया वैसा। उसके बाद क्या होता है, उसमें से कोई उजला देह, कोई गोरा मतलब कोई गोरी महिला सुंदर, कोई इसमें सुंदर गोरा उजला सफ़ेद कोई झिलमिलाते रहता है। कौन है वो? सूर्य की, यानी यहाँ पर अब सूर्योदय होने का संकेत दे रहे हैं कि अब सूर्योदय होने वाला होता है, तब का दृश्य है ये। और नील जल में एकदम नीले बादल में, उसमें लगता है कोई नीले बादल से कोई गौर महिला स्नान कर रही हैं और उसका शरीर झिलमिला रहा है, उस तरह सूर्य दिखने लगते हैं। फिर कहते हैं जैसे ही ऐसा दृश्य होने लगता है तो जादू टूटता सा है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इसका मतलब सूर्योदय आने वाले लगता है, सूर्योदय होने वाले लगता है। और जो भी ये उषा का हमने जादू देखा, लाल और नीले शंख जैसा, ये सब जादू टूटने लगता है। इस तरह से आपकी कविता भी फिनिश हो जाती है। लेकिन सर जी आपके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर होते हैं, और जो भी से क्वेश्चन बन जाता है हम सारे कराते हैं। आपके वहाँ NCERT वन शॉट होता है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना उन सारे मित्रों के साथ। मैं भी बच्चे जी बहुत सारे लेक्चर देखा हूँ यूट्यूब पर, ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा, आप खुद देख लेना, एक शॉट में पूरा सब कुछ करा देना। ऐसे टीचर लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर अब यूट्यूब भी मतलब बहुत सारे शिक्षा भी बहुत सारे व्यवसाय का रूप लिया हुआ है, तो लोगों को पैसा कमाने का अवसर बन जाता है। बहुत बार को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे, लेकिन हम आपके लिए एक बार ही काम कर देते हैं क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है। देखिए मेरे लेक्चर लेट आते हैं, तो ये आपका उत्साह हो गया। शमशेर बहादुर सिंह इसके हो गए, बना लीजिए। आपको इसमें पत्नी का नाम है ना उनका, हाँ ये पत्नी का नाम याद रखिएगा, धर्म देवी पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि उन्होंने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी। और इसमें से क्या पूछा गया है, थोड़ा हाईलाइट कर लेना। इसमें से उदिता पूछा गया है, और चुका भी नहीं मैं, ये भी पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात बोली। अब इसमें से इसके बाद अपने नोट्स में क्या नोट कर लीजिए, 2-3 पॉइंट और नोट कर लीजिए, नोट्स में भी लिख लीजिए। तो कवि और शायर एक साथ थे, इनमें से
यहाँ नोट में लिख लीजिए कि शमशेर बहादुर सिंह क्या थे? कवि और शायर भी थे। हो गया। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा जो पेपर में आया हुआ है, कवियों के कवि भी हैं। तब लिखेंगे ये कवियों के कवि भी हैं, कवियों के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो भी कविता का भावार्थ था, भावार्थ ऐसा लिखा हूँ कि पढ़ने मात्र सबको याद हो जाएंगे। ये लाइन काटा गया है तो सुन देखिए, ऐसा ले नभ का दृश्य सौंदर्य ऐसा लगता है जैसा बहुत काली सिल पर यानी काली पत्थर पर लाल केसर से धुल गई है। मतलब लाल केसर उस पर ऐसा भी लिख सकते थे कि लाल केसर को पीसकर उसको धुल दिया गया हो और जो लालिमा युक्त दिखती है वैसा बादल दिख रहा है। मतलब सूर्योदय आने की संकेत हो रहा है। हो गया। इसको देखिए, हो गया नोट। चलिए आइए प्रश्न तक कराते हैं हमको। पहले एक बार प्रश्न सर क्या अपने मन में सोचेंगे आप, मैं आपको समय दूँ क्या? चलिए एक बार मैं आपको सोचने के लिए समय देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में 2024 तक, और सारे बच्चे मेरे 8 रोशन भी आ चुका है। पहला सवाल है कि प्रातःकाल का नव कैसा था? प्रातःकाल का नव कैसा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या सोचेंगे आंसर अब? चलिए, यानी प्रातःकाल का मल कैसा था, नव कैसा था? प्रातःकाल का नव नीले संग की तरह स्वच्छ और राख से लिपी हुई मटमैला की तरह था। चलिए, क्वेश्चन किया गया कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि ये कहना चाहते हैं कि जब सूर्योदय होने से पहले जो प्रातःकाल का नव होता है थोड़ा अंधेरा ऐसे हल्का भूरा टाइप का, मतलब मटमैला ऐसा होता है, कालीमा युक्त जैसा होता है। उषा का जादू कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। उषा शीर्षक कविता में बिंब योजना, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ था सेंटर एग्जाम में 2022 के। बिंब योजना, बिंब मतलब तस्वीर, क्या क्या आपने देखा सब कुछ इसमें लिख देना है। चलिए, अगला सवाल था कि प्रातःकाल की तुलना शंख से क्यों हुई? भाई जिस तरह शंख निर्मल और स्वच्छ पवित्र माना जाता है, इसी तरह प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीला और पवित्र जैसा होता है। नील जल में किसकी गौरदेह हिल रही है? अरे सूर्य भगवान की, जैसे सूर्यदेव निकल रहे हों उनका किसकी देह है भाई? तो आकाश में सूर्य किसका, इसका मेन आंसर क्या है? सूर्य का देह झिलमिलाता हुआ है। उषा कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब चैप्टर ना देख बच्चे जी, छोटा देखने में है लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत पूछे गए हैं। हर साल इस चैप्टर से लिखने वाला क्वेश्चन आता ही आता है। आइए व्याख्या में बच्चे मेरे गर्दव रहिएगा। व्याख्या अगर करके आते हैं तो मुझे आप समझे कि हिंदी में 95% पार कर गए, क्योंकि देखिए ये 3 रहेगा ना, हाँ 3 रहेगा व्याख्या, 15 नंबर का सवाल रहेगा। जिसे लिख दिया जादू टूटता है इस उषा का भाव अब सूर्योदय हो रहा है, उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तब क्या लिखते हैं? पहले तो भाई कोई भी चैप्टर से पूछ सकता है। अभी तो आप रेंडमली चैप्टर को पढ़ रहे तो मालूम चल रहा है, कोई चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले आपको लिखना पड़ता है। यह प्रस्तुत मांगती है हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके लेखक या कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। फिर लिखिएगा व्याख्या, तो व्याख्या उसका अर्थ बता दीजिए। मेन ये काम कर गए ना आप, समझो कि 2 नंबर ले गए वहाँ से। और ये तो व्याख्या ईजी होता है
चैप्टर पढ़े तो व्याख्या तो करना आपके लिए सम ईजी है। क्या हो गया, नोट कर लिए, प्रैक्टिस करना बच्चे जी, आंसर को लिख लिख कर पर देखिए 2 काम कीजिए, तो बार बार पढ़िएगा, ये कभी कभी लिख कभी कीजिएगा, तो ये व्याख्या हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से कर दिया हूँ, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो तो पूछा ही गया है, ये नहीं पूछा, ये भी एक बार 22 में आया हुआ है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। तो देखो मैं लिख दिया हूँ कि लाल केसर पीस कर लगता है कि उस पर उसको धुल दिया गया हो, तो हल्की लालिमा युक्त जैसे दिखती है, नहीं लगता कि अब सूर्योदय होने का इशारा हो रहा है। सर क्या ऑब्जेक्टिव कराइएगा? सब्जेक्टिव तो पूरा हो गया आपका जी सर। MCQ भी कराएंगे सर। एक बार बच्चों से निवेदन हुआ कि मेरे प्ले लिस्ट में आकर आप मेरे हिंदी व्याकरण के नोट्स को जरूर पढ़िए, वहाँ से नोट्स अगर बनाए थे तो उसको रिवीजन कीजिए, जरूरी होगा। बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चन उसका ये करना ही चाहिए वो। आइए सवाल देख लेते हैं। करें कि भाई शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह किन की रचना है? सॉरी, चूका भी नहीं मैं, तो ये तो शमशेर बहादुर सिंह की है। कह रहे सवाल में कि शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का क्या नाम है? तो तारीफ सिंह। कौन थे? तारीफ सिंह थे। अगला सवाल है कि उषा शीर्षक कविता के में वर्णित प्रातःकाल का नभ कैसा था? तब बहुत नीला था, कैसे? शंख के समान पवित्र। किस कवि ने सिल खड़िया चौक शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। उदिता किसकी रचना है? तो कहेंगे आप लोग शमशेर बहादुर सिंह की उदिता रचना है। कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो धर्म देवी है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक का है? तो ये पंक्ति उषा शीर्षक का ही है। कवि और शायर एक साथ निम्न में कौन थे? कवि और शायर थे शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर आपका लेक्चर नहीं खत्म होता है, ये तो मैं वो क्वेश्चन लिख के लाता हूँ जो क्वेश्चन शायद आपके क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन में मिला हो सर। अभी क्वेश्चन में, हाँ मैं क्वेश्चन में रखा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए बच्चे। जब तक आप ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न अभ्यास नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा जूम भी करूँगा ताकि आपको पूरा दिख जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि उषा शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? ये पूछने वाला बातें नहीं है, बच्चे जानते हैं, ये तो शमशेर बहादुर सिंह जी है। दूसरा क्वेश्चन ये कर रहे हैं हमसे, थोड़ा और बड़े कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये तो आपको मैं होमवर्क छोड़ सकता हूँ, है ना? ऐसे ट्राई कर सकते हैं क्या आप? एक बार बच्चे इसको ट्राई कर सकते हैं क्या? और अगला क्वेश्चन है कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम दोनों बताइए। तो जन्म इनका तो भाई जनवरी में याद रखिए, जन्म जनवरी में हुआ था, तो जनवरी में 2 जगह है, 13 और 15। बच्चे फिक्स कन्फ्यूज रहेंगे, तो भाई 13 जनवरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बचा कर रखिएगा इसको। और देखिए कैसे पकड़िएगा इसको, माता पिता का नाम। तब पहले क्या पूछा है? माता। तो माता इनकी कौन है? पिताजी कौन है? पिताजी इनका है तारीफ। तो तारीफ एक जगह है, तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा। इसमें क्या आप कन्फ्यूज रहना है। किसी एक मतलब माता पिता का नाम याद होता है, ऐसे क्वेश्चन आप कर पाते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह कविता संग्रह का नाम लिखिए। दूसरे सप्ताह कुछ कविताएं और कुछ कविताएं चुका भी मैं नहीं, ये तो सब हो जाएगा। किसने लिखा है जादू टूटता है उषा का सूर्योदय हो रहा है? तो ये लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। किसने लिखा है बहुत काली सिल जरा से केसर के जैसे धुल गई हो? तो ये उन्होंने लिखा है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड के थे ना जी, तो देहरादून उत्तराखंड। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं क्या आप? दूसरा सप्ताह हुआ था 1951 में हुआ था। प्रकृति का वर्णन से कौन कविता है संबंधित है? प्रकृति का वर्णन किस में किया गया है? तो आपके सिलेबस में उषा शीर्षक में ही प्रकृति का नेचर का वर्णन किया गया है। देखिए सवाल कितना बार है, 21 में 23 में। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत रिपीट होते थे, इसलिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए। इतने पास अपने संकलन किस कविता के? तो इसको भी लिखा है शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश किसकी रचना है? आ गया क्वेश्चन।
तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जितने है ना रचना वाले सवाल इसको अपने बुक में हाईलाइट कर लेना है। सुकून की तलाश, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? सतह से उठता हुआ आदमी, लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो दिखेगा, टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी इनकी रचना है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन नोट हो गया, ऑप्शन यहाँ पर है। तो 78 में आप लोग याद किए थे कि 78 में इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की थी। नील जल में या किसी गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही है पंक्ति के शीर्षक में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप कहेंगे दूसरा शीर्षक का है। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छता चिंतना और उदित हुए हैं किसके रूप में? अच्छा 15 का आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, मतलब पूरा गहराई में लगा, किस में उदित हुए हैं? तो प्रयोगशील कवि के रूप में। क्या लिखा है? प्रयोगशील कवि के रूप में उदित हुए हैं, प्रयोगशील कवि के रूप में। एक बार जीवनी से क्वेश्चन है, जबरदस्त लगा। देखिए यहाँ लिखा गया कि वे चितना के साथ प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा, प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में उदित हुए, प्रयोगशील कवि के रूप में। तो जो भी पॉइंट इसमें क्वेश्चन है ना, उसको अपने बुक में एक बार हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। कवियों कवि किसे कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवियों कवि कहलाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इस तरह से मैंने आपके लिए बहुत मतलब 15-20-25 क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू मैंने रिवीजन करवा दिया। 16 इसमें थे और 8 में लिख कर लाया था ना, तो 25 क्वेश्चन मैंने कराया और पूरा PYQ कराया। ये आसान काम नहीं है बच्चा जी, एक बार में पूरे 1 शॉट लेक्चर में कराना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा जितने अपने मित्रों को आप जानते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।